everyone. Today we will discuss about ectopic pregnancy. So first of all we will see the definition of ectopic pregnancy. So what is ectopic pregnancy? Ectopic pregnancy is one in which fertilized ovum implant and develops outside of the normal endometrium cavity. Means इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है जो हमारा इन नॉर्मल कंडीशन में वो हमारे यूट्राइन कैविटी में जाके इम्प्लांट होता है, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो क्या हो रहा है हमारा आउटसाइड ऑफ द मीन्स वो यूट्रस की आउटसाइड एंडोमेट्रियम कैविटी के बाहर जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो हमारा यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो रहा है वो एंडोमेट्रियम कैविटी के बाहर ही इम्प्लांट हो जाता है। उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइट्स, ऐसी कौन कौन सी साइट होती है जहाँ की जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट हो सकता है। तो बेसिकली ये दो हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा यूट्राइन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स्ट्रा यूट्राइन मीन्स यूट्रस के बाहर कहाँ इम्प्लांट हो सकता है, तो सबसे पहले है ट्यूबल। ट्यूबल सबसे मीन्स फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबल मीन्स फेलोपियन ट्यूब में ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। मीन्स इसका 97% इंसिडेंस ऐसा है कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी में देखा जाता है। सेकेंड इज ओवेरियन। ओवेरियन मीन्स वेरी रेयर, ओवरी में जाके हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है, ऐसा 0.5% देखा जाता है। नेक्स्ट इज एब्डोमन। ये भी बहुत एक रेयर कंडीशन होती है, एब्डोमन में जाके हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो रहा है, ऐसा भी बहुत रेयर होता है। तो अगर एब्डोमन की बात करें तो एब्डोमन को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी बहुत रेयर है मीन्स नहीं देखा जाता है। सेकेंडरी को भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, फर्स्ट इज इंट्रापेरिटोनियल और सेकेंड इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। मीन्स इंट्रापेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट कर रहा है तो उसको हम इंट्रापेरिटोनियल बोल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियल कैविटी के बाहर अगर हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट कर रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी में रख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ट्यूबल। ट्यूबल जो हमारा मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है हमारा इम्प्लांटेशन का, तो वो हमारा जो डिवाइड होता है, हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फंटिबुलम की। तो इन्फंटिबुलम हमारा मीन्स 18% चांस होते हैं हमारे की इन्फंटिबुलम मीन्स यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है ये, इसमें जाके अगर हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट होता है, तो ऐसे हमारे पास 18% चांस होते हैं ऐसी प्रेगनेंसी के लिए। सेकेंड इज इस्थेमस। इस्थेमस हमारा ये मीन्स 25% चांस होते हैं कि हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अगर यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन में जाके अगर हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो रहा है तो ऐसे हमारे पास 25% चांस होते हैं। नेक्स्ट इज इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम के हमारे पास 18% चांस होते हैं। फिर हमारा आता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मीन्स हमारे 2% मीन्स इट इज़ वेरी रेयर। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जब हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो जाके इंटरस्टिशियल वाली हमारे स्पेस में जाके इम्प्लांट होता है। फिर हमारा मोस्ट कॉमन आता है एम्पुला। एम्पुला एक ऐसा रीजन होता है जहाँ की सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज्ड ओवम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो हमारा इम्प्लांट होता है वो होता है एम्पुला मीन्स इस वाले रीजन में। तो ये जो हमारा रीजन होता है ये मोस्ट कॉमन हमारा एक ऐसा पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन पार्ट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है हमारा वो यहाँ जाके इम्प्लांट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अब हम बात करें कि अगर एक्स्ट्रा यूट्राइन, ये तो हो गया हमारा एक्स्ट्रा यूट्राइन मीन्स यूट्रस के बाहर मीन्स पेरिटोनियम कैविटी में, एब्डोमन में या फिर ओवरी में या फिर ट्यूब्स में जाके अगर हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हो रहा है। अगर हम बात करें इंट्रा यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर भी बट अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं, इधर उधर जाके, जैसे कि सर्वाइकल सर्विक्स के आसपास अगर कहीं जाके हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो उसका भी 1% चांस होता है। एंगुलर ये भी बहुत रेयर होता है। सिजेरियन स्कार यानी कि
इससे इस प्रेगनेंसी से प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी थी बट वो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी थी, तो उसका जो सिजेरियन का स्कार है, सिजेरियन स्कार पे जाके हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो जाके इम्प्लांट होता है और वहीं जाके इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम सिजेरियन स्कार में रखेंगे। फिर कॉर्नल। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी इंसिडेंस की, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी परसेंट लेडीज में देखी जाती है या कितनी, तो इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 0.91% इन प्रेग्नेंट इन ऑल प्रेगनेंसीज, इन टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज की बात करें तो 0.91% हमें ये देखने को मिलती है। मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये भी एक रेयर कंडीशन होती है। अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हम यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम देखते हैं कि जो हमारी इम्प्लांटेशन है वो इम्प्रॉपर है, तो उसको और डीपली पता करने के लिए हम इसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, मीन्स टीवीएस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम क्या पता करते हैं, ह्यूमन प्रोटिकोग्रोनॉइड हार्मोन का सीक्रेशन ब्लड में कितना लेवल कितना है उसका, ये हम पता करते हैं। ब्लड टेस्ट के जो करते हैं हम ह्यूमन प्रोटिकोग्रोनॉइड हार्मोन का पता करने के लिए करते हैं। फिर है फ्लूइडोसिंथेसिस, ये भी एक हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए प्रोसेसर दैट वी चेक द एबनॉर्मल फ्लूइड स्पेस ऑफ बिहाइंड द वेजाइना। मीन्स इसमें हम ये पता करते हैं कि जो हमारा वेजाइना का जो स्पेस है बिहाइंडली, उसमें हमारा कितना एबनॉर्मल फ्लूइड आगे एक्यूमुलेट हुआ है, तो उससे पता करने के लिए कि ये हम उसको, इस टेस्ट को हम फ्लूइडोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीआईडी। मीन्स जो हमारी ग्रेविडा है उसको कंसेप्शन से पहले या फिर बिफोर मैरिज उसको हिस्ट्री रही हो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की, मीन्स उसको कोई पीआईडी कोई भी इन्फ्लामेशन यूरिनरी ट्रैक्ट का रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लेजिलेशन। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं, बट हाँ जो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज करते हैं, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज कर रहे हैं कोई, या फिर कोई उसका कोई फेलियर हुआ हो, मीन्स वो इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन का एक कोज बन जाता है। अगर हमारा कोई आईयूडी यूज हमने किया है, इंट्रायूट्राइन कोई डिवाइस यूज की है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और वो प्रॉपरली वर्क ना करे और उसका जो हमारा एक फेलियर हो जाए, तो वो भी हमारा एक कोज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फिर है ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मीन्स कंसेप्शन से पहले कुछ ट्यूब्स में डिफेक्ट, कोई फेलोपियन ट्यूब का डिफेक्ट रहा हो ग्रेविडा को, और उसके लिए हमने क्या किया हो, ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की हो पेशेंट की, और वो सर्जरी करने के बाद जो हमारा सर्जरी का जो स्कार होता है एक, उस पे जाके हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके ऊपर जाके इम्प्लांट हो जाए और वो अपनी प्रॉपर जगह ना पहुंच पाए, तो उस कंडीशन को भी हम ट्यूबल प्रेगनेंसी में रखते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी। पेशेंट क्या था, पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, हमारी इनफर्टिलिटी की थी और बहुत टाइम से उसका फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कंसेप्शन के बाद बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो अपनी स्पेस, पूरे प्रॉपर स्पेस पे ना पहुंच के इन बिटवीन, जैसे कि हमारे ये फेलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में जाके इम्प्लांट हो जाए, बहुत ऐसी कंडीशन हो जाती है। या यूज ऑफ आईयूडी, मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइस का बहुत लंबे टाइम तक यूज करने के बाद, जैसे कि कोई पेशेंट है वो कॉपर्टी या फिर इस तरीके की कोई डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लंबे समय से यूज करता हो, मीन्स उसका जो है कि वो यूट्रस में ऑब्स्ट्रक्शन बन गया हो, तो उसका यूज भी हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक कारण बन जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। मीन्स कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो सिम्टम होगा वो पेशेंट को सीवियर पेन होगा बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम। पेशेंट जो होगा वो सीवियर पेन से सफर कर रहा होगा, मीन्स उसको एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम से ही उसको सीवियरिटी ऑफ पेन दिखाई देगी। नेक्स्ट इज वेजाइनल ब्लीडिंग। मीन्स पेशेंट को बीच बीच में वेजाइनल ब्लीडिंग, ऐसा नहीं कि हमेशा से उसको फर्स्ट डे से वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, बट उसको इन बिटवीन किसी भी ट्राइमेस्टर में कभी
किसी भी वीक में जाके स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एमेनोरिया, मीन्स पेशेंट जो है वो एमेनोरिया की कंप्लेंट करेगा एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, बट उसके बाद भी उसको कभी कभी वेजाइनल ब्लीडिंग फील होगी। फिर पेशेंट डिजीनेस, मीन्स बहुत ज़्यादा थकावट और चक्कर चक्कर जैसा महसूस करेगा। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये हम दो तरीके से देखते हैं। अगर हमारी रप्चर्ड ट्यूबुलर प्रेगनेंसी है, मीन्स अगर प्रेगनेंसी में जो हमारा जो जाइगोट का साइज है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, तो वो रप्चर्ड प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी में आएगा। और वो अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो वो अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी में आता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम दोनों ही में अगर देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा दो तरीके का होगा, मेडिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो मेडिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कौन सी कंडीशन में देते हैं, अगर इसमें जो हमारे जाइगोट का साइज है वो 4 सेंटीमीटर से कम है। तो इन केस ऑफ 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मेथोट्रेक्सोट देंगे 50 mg IV। इसको हम रिपीट करेंगे 4 to 7 डेज, मतलब 4 to 7 डोज हम उसको रिपीट दे सकते हैं। पेशेंट को IV देंगे मेथोट्रेक्सेट। सेकेंड, हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड पोटेशियम। तो ये 3 ट्रीटमेंट हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देंगे। कौन सी कंडीशन में, जब हमारा जो जाइगोट की कंडीशन है वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट प्रोवाइड करेंगे और उसको रिपीट करेंगे 4 to 7 डोज हम उसको रिपीटेड देंगे। फिर पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन्स और पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे। बट अगर हमारे जाइगोट का साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सर्जिकली ट्रीट करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, स्प्लेंडोस्टोमी करेंगे, मीन्स जो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसका रिपेयरमेंट करेंगे। और क्या करेंगे, स्प्लैजिजेशन ऑफ रिसेक्शन, मीन्स जो हमारा जहाँ पे भी हमारा जिस भी फैलोपियन ट्यूब के जिस भी पार्ट पे जाके हमारे इसने ओवम में जाके इम्प्लांट किया है उस पार्ट पे हम एक कट करके, मतलब जो डॉक्टर है वो उसका रिसेक्शन कर लेते हैं। तो ये तो रहा हमारा, हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके अलावा अगर हम पेशेंट के नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, पेशेंट का जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर एंड डाइट एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हम जो है वो एडवाइस करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस